अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। दो बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिस पे आज आपसे गुफ्तगू करनी है। एक तो आप देखिए सिफारती मुहाज़ पर यानी बैनुल अक़वामी फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान की बड़ी ऊंची उड़ान हमें अल्हम्दुलिल्लाह दिखाई दे रही है, और हम ये भी देख रहे हैं कि इससे मोदी सरकार बहुत परेशान है। मोदी खुद अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास था उसमें शरीक नहीं हुए, जयशंकर उनके दीगर मंतूब गए हुए हैं। इस बीच में कल आपने देखा अरब इस्लामी ममालिक एक मुलाकात हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी थे। फ़लस्तीन रियासत का क़याम, उसको तस्लीम करना, गज़ा के मसले का हल और दीगर मामलात पर वो भी मौजूद थे। और एक 36 सेकंड की मुख्तसर हमने इंटरेक्शन देखा, बड़ा खुशगवार वो मोमेंट्स हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के साथ खड़े हैं। अब ख़बर यह है कि कल इत्तला है कि वाइट हाउस में उन्हें बुलाया गया है बायलैटरल मीटिंग के लिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और कुछ ज़राए अमेरिका से ये भी कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल भी इसमें हो सकते हैं। ये बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है और बड़ी अहम स्टोरी है। वजह यह है कि जो अमेरिका में मौजूद अमेरिकी दानिश पर तज्ज़िया निगार हैं माइकल कुगलमैन, पाकिस्तान और साउथ एशियन अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। उनका ये ताज़ा ट्वीट जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, वो ये कहते हैं कि कल तवक्को है कि मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की, और ये 2019 के बाद पहली ऐसी मुलाकात होगी जो पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अमरीकी सदर से करेंगे। वो कहते हैं इससे पहले जो 2019 में मुलाकात हुई जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो उसमें वो लिखते हैं कि वो मुलाकात प्योरली जो अफ़गानिस्तान से जो विड्रॉ था अमरीकी फोर्सेस का, उस पर मबनी थी, वो यकनुकाती मामला था। लेकिन अब ये जो मुलाकात हो रही है इसका तनाजुर ज़्यादा अहम और इसका एजेंडा ज़्यादा वसी है। ये किसी एक नुक्ते पर मरकूज़ नहीं। उनको लगता है कि ताल्लुकात पाकिस्तान अमेरिका के पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, जिसका हवाला वो दे रहे हैं। इस पर बात करेंगे। साथ आज हम मुल्क की मईशत का भी कुछ जिक्र करेंगे कि बैनुल अक़वामी मुहाज़ पर तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी ऊंची उड़ान है, लेकिन हमारी मईशत के ऊपर जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई कि गुर्बत दोबारा से बढ़ रही है, फिर जो FBR में इस्लाहात होनी थी वो नहीं हो पा रही, कारोबारी तबका परेशान है, छापे मारने की इत्तलात मिल रही हैं। तो जितना भी सरमाया पाकिस्तान में मौजूद है वो FBR के इक़दामात से नाला और परेशान दिखाई देता है। इस अमर को भी हम एड्रेस करेंगे और देखेंगे क्या शिकायत हैं, उनका तदारुक क्या होना चाहिए। लेकिन सबसे पहला मौजू हम डिस्कस करेंगे जिसके लिए मुझे ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर और नामवर दिफाई तज़िया निगार जनाब रज़ा मोहम्मद साहब ने, और मुझे ज्वाइन कर रखा है मोहतरमा अनजा साकिब साहिबा ने, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी गहरी नज़र इनकी रहती है। रज़ा साहब और अनजा मोहतरमा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं जिक्र कर रहा था माइकल कुगलमैन के ट्वीट का। सर रज़ा साहब, व्हाट डज़ दैट मीन जो वो कह रहे हैं कि ये 2019 के बाद पहली मुलाकात है, और इससे पहले जो मुलाकात हुई वो अफ़गान पर्सपेक्टिव में थी। इस दफ़ा ताल्लुकात की या मफादात की रेंज बड़ी है, ज़्यादा वसी है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट वो डिक्लेयर कर रहे हैं। अब तक जो सूरत हाल आपने देखी अक़वाम मुत्तहिदा में कल और फिर जो मुलाकात होने जा रही है DC में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान? जी अस्सलाम वालेकुम जामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके लिए और व्यूअर्स के लिए, सबके लिए बहुत सलाम। बात ये जी कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कल जो एक्सपेक्टेड मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, और जिसमें आप कह रहे हैं कि शायद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी होंगे, तो ये तो एक बहुत ही खुश आइंद खबर है, क्योंकि अगर देखा जाए तो फील्ड मार्शल की ये शायद दूसरी मुलाकात होगी। जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी कल मुलाकात जो हुई है यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में, वो भी बहुत अच्छी थी। हमने विजुअल्स देखे, उनकी तस्वीर और रिकॉर्डिंग्स देखी तो बहुत अच्छी थी, बड़ा प्लेजेंट लग रहा था। तो इन सारी चीज़ों से ये लगता है कि कल आने वाली जो मुलाकात होगी वो यूनिफोकल नहीं होगी, ब्रॉड रेंज होगी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। मेरे ख्याल में उसमें पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ डिस्कस होगी वो पाकिस्तान का रोल जो खित्ते में है, स्पेशली मिडिल ईस्ट में, एक पीस मेकर के तौर पे या फैसिलिटेटर ऑफ पीस मेकिंग। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस हो सकती है वो ये हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरेस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फॉर द इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट वो मिनरल्स में करना चाह रहे हैं, ऑयल एंड गैस में करना चाह रहे हैं, इकोनॉमी में करना चाह रहे हैं। तीसरी चीज़ जो पॉसिबल है, जो डिस्कस हो सकती है कल और जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, वो टेररिज्म के हवाले से होगी कि ISI के वहाँ पे है, अफ़गानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है कि वहाँ पे पाकिस्तान क्या रोल अदा कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की और मुसलमान मुल्कों के सरबराहान की, जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा पॉजिटिव इजहार किया है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ टर्की हैं तैयब अर्दगान, उन्होंने भी इसको बहुत पॉजिटिव कहा है। तो सीज़ फायर इन गज़ा,
सीज फायर इन पैलेस्टाइन, आई थिंक ये टॉप ऑफ द एजेंडा ये चीज़ होगी डिस्कशन में। बिल्कुल आई एम ठीक। श्योर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो डेलीगेशन के लोग हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो ज़रूर इंसिस्ट करेंगे कि जल्द अज जल्द सीज फायर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और आगे जो फ्यूचर है जी कि गजा का फ्यूचर क्या होगा, वहाँ पे क्या सही। यूएन स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात होगी, वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का क्या होगा, पैलेस्टीनियंस को वापस कैसे लाना है। और अगर आपने सुना हो तो कल प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं फ्रांस के, उन्होंने जी बहुत अच्छी तजवीज़ दी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास करे और वहाँ पे एक स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात की जाए। और जो स्टेबलाइजेशन फोर्स होती है, अगर वो यूएन के चैप्टर 7 के नीचे होती है तो बड़ी इफेक्टिव होती है। बिल्कुल ठीक है। लास्ट पॉइंट इस सिलसिले में ये कहूँगा कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का मैंने सुना है जी जी कि उन्होंने कहा है जी कि वो 20,000 ट्रूप्स देने को ऑलरेडी तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनमें लास्ट जो पॉइंट हमें नहीं भूलना चाहिए वो है इंडिया। वो मैं उस पे आता हूँ, मेरे साथ ही रहेगा। मैं ज़रा मोहतरमा का भी तज्जिया ले लूँ। अंजा साहिबा, आपने देखा होगा कि इसमें मोदी सिंह है, ही इज़ नॉट देयर, और वहाँ पे बड़ी परेशानी भी है। यानी नरेंद्र मोदी खुद वहाँ मौजूद नहीं, जयशंकर उनके दीगर मंदूब वहाँ पे मौजूद हैं, अनलाइक अदर हेड ऑफ द स्टेट्स। तो वाई ही इज़ मिसिंग फ्रॉम देयर? कोई सुबकी, कोई हजीमत, कोई फ्रस्ट्रेशन या कोई ऐसा मामला है? और फिर दूसरा ये जो कल ट्रंप साहब ने कहा कि जी आप रूस से तेल खरीद के, जो यूक्रेन रूस की जंग है उसके लिए फ्यूल दे रहे हैं, आप ईंधन फराहम कर रहे हैं, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल। सो इट सीम्स कि एज इफ ट्रंप साहब का जो गुस्सा है मोदी पे भी कम नहीं हो पा रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहली चीज तो अगेन हमें पता है कि रूस के साथ पार्टनर अप करने के फॉर्म में अमेरिका ने ऑलरेडी पनिश किया है इंडिया को। हमने टैरिफ्स के मामलात में भी ये देखा है, दीगर डिप्लोमेसी के भी जो चैनल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल H-1B वीजा के फॉर्म में भी जो एक हेफ्टी रेट लगाया गया है, दैट ऑल ऑफ दैट आल्सो सिग्निफाइज कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो वहाँ इंडिया के से खुश नहीं है। और ऑब्वियसली इंडिया को इस चीज़ में अब इंकरेजमेंट मिली है कि वो दूसरे एवेन्यूज एक्सप्लोर करे, दूसरे रीजनल पार्टनर्स जिस तरह रशिया है, चाइना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ऑब्वियसली इस चीज़ को लेकर मैं इतना सीरियस नहीं लूंगी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज हमारे लिए देखें 3-4 एरियाज हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप और शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कल मीटिंग है, इसका एक मैसेज देखें। अगर हम ट्रंप की जनरल असेंबली की स्पीच देख लें और टिल द मीटिंग टुमारो जो कि होने वाली है, एक मैसेज तो क्लियर है, पूरी दुनिया को चला गया कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है पीस को और जस्टिस को फ़लस्तीन के अंदर, लेकिन इट विल नॉट डू सो एट द कॉस्ट ऑफ इट्स सॉवरेनिटी। तो कोई भी एक्सटर्नल एजेंडा हो, कोई भी प्रॉक्सी वॉर हो, इसके अंदर पाकिस्तान अब नहीं हिस्सा लेगा। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये सवाल भी जहन में आ रहा है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की के साथ, इज इट अ शिफ्टिंग अवे फ्रॉम चाइना? क्योंकि हमारी जो सीपेक की अभी नई डील्स रिवाइव हुई हैं, कल हमने देखा अफ्रीकन ग्रीन कॉरिडोर भी खोल दिया गया है, उसकी आगाज भी हुई है। तो इसके हवाले से मैं जरूर ये कहूंगी कि देखें, पाकिस्तान की पॉलिसी बैलेंसिंग की है, कोई हम जीरो सम गेम नहीं खोल रहे। अगर हम इंगेज करें वॉशिंगटन के साथ तो हमारे एक नेशन स्टेट होने के तहत ये राइट है कि हम सारे इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ एंगेजमेंट कर सकते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि ये बीजिंग के एक्सपेंस पे ये बात आएगी। सो हमें अपने टाइज बेहतर करने। अब पाकिस्तान के लिए यहाँ देखें कौन से, अच्छा ये बताएं, ये तो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव हो गया ना, पर ये इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि ट्रंप साहब फिल फॉर राइट नाउ क्या दिलचस्पी होगी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में? माइंस एंड मिनरल की बात करते हैं, क्रिप्टो की बात करते हैं, काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं, व्हाट एल्स ही माइट बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान लीडरशिप? बड़ी ऑफिशियल मुलाकात करने जा रहे हैं। मैं कहना ये इसलिए सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि जस्ट रिसेंटली ट्रंप साहब स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द बगराम एयरबेस, तो कहीं उस सिलसिले में बात तो नहीं हो सकती? तो उसके ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, ट्रंप के लिए अभी बगराम एयरबेस का मामला इतनी जल्दी क्यों उठा है? क्योंकि एक तो उसकी जो स्ट्रेटेजिक प्रॉक्सिमिटी है विद चाइना, वो भी एक मैटर करती है। हमने देखा है कि रिसेंटली अब इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड अमेरिका इज नो लॉन्गर एक हेजेमोनिक सुपर पावर जो अपने आप को वो कंसिडर कर रहे थे, और खासकर इस तरह की इनिशिएटिव्स करके अगर वो
بگرام ایئر بیس کو ریکیپچر کرتے ہیں اور واپس اپنے پاس لے کے آتے ہیں تو وہ تھوڑی سی ان کی جو ریجن کے اندر دوبارہ سے ایک اسٹرانگ فٹ ہولڈ تھا یا اس ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر ایک اسٹریٹجک کلاؤڈ تھا وہ ری ایٹریٹ ہوتا ہے. دوسری چیز obviously ہم نے ٹرمپ کی جو باڈی لینگویج سے اسیس کیا کہ دیکھیں انہوں نے بڑی کرٹیسزم دکھائی ٹورڈز دوز ویسٹرن اسٹیٹس جو کہ جنہوں نے تسلیم کیا جیسے کہ فلسطین کو فار ایگزامپل جیسے کینیڈا تھا فرانس تھا اور ان کو یہ بھی کہا کہ جی آپ حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر اس چیز کو میں کمپیئر کروں ان کی پاکستان کے ساتھ کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے اسپیشلی ان بگرام بیس تو وہاں پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو وہ یوز کر سکیں ان ٹرمز آف دا پیکیجز دیٹ دے آر پروپوزنگ ان افغانستان, کیونکہ انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ obviously جو کہ ایک لاجسٹکلی ایک چیلنج ہے واپس اتنے سارے دیکھیں اگر بگرام ایئر بیس کو دوبارہ کرنا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آلریڈی طالبان نے ایک ریزسٹنس شو کر دی ہے کہ ہم 20 سال اور فائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اتنی زیادہ جو ہیوی کاسٹ آئے گی ٹو دا یو ایس, سو آئی تھنک کہ یہاں پہ بہت ان کے لیے بھی ایک پہلی پالیسی یہی ہوگی کہ وہ بائی مائٹ نہیں جائیں لیکن کوئی اسٹریٹجک پیکج اناؤنس کر سکیں اور مے بی اس کیس میں وہ پاکستان کو ڈیفینیٹلی اس طرح ایک بیلنسنگ فورس یوز کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے اسپیشلی ان ٹرمز آف ملیٹنسی کس طرح کنٹرول ظاہر کیا ان دا پاسٹ ایز ویل. سو مے بی وہ ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان سے سیکھ کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم بائی لیٹرل ریسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ایک میرے ساتھ تھوڑی دیر رہیے گا, میرے ساتھ رہیے گا رضا صاحب. میں نے ابھی انڈیا کی بات بھی کرنی ہے لیکن میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ اسکائی نیوز نے ایک بڑی دلچسپ سٹوری چھاپی ہے اور اس کا عنوان میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں ناظرین کو بھی. اسکائی نیوز لکھتا ہے کہ اسلامک نیٹو ان دی میکنگ, وائی سعودی پاکستان ڈیل کوڈ بی گیم چینجنگ, کہ کیا اسلامی نیٹو کی طرز پر اسلامی نیٹو فورس بننے جا رہی ہے اور کیوں پاکستان اور سعودیہ کی ڈیل اس سلسلے میں انتہائی بڑی گیم چینجنگ ہو سکتی ہے. رضا صاحب از اٹ سو؟ واقعی اس کا کوئی امکان ہے؟ کیونکہ عرب اسلامی ہنگامی سمٹ جو قطر میں ہوا اس میں تو کچھ ایسا نکلا نہیں, وہ بعد میں پاکستان اور سعودیہ کی ہی بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوا تھا, بٹ یہ اسکائی نیوز اس پہ تبصرہ کچھ یوں کر رہا ہے جو میں خبر کا حوالہ دے رہا ہوں. جی آئی تھنک اٹ ول بی ٹو ارلی ٹو سے سو جامی صاحب کہ جی پاکستان جو ہے اور مسلم ممالک جو ہیں مل کے نیٹو کی طرز پہ ایک فورس جو ہے بنانے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا کام تو نہیں, بہت بڑا کام ہے. اس کے لیے پہلے تو ایگریمنٹ کی ضرورت ہے, انٹرنیشنل ایکسیپٹنس بھی اس میں ہوگی, اس کے لیے بہت ساری فنڈنگ چاہیے ہوگی, فورسز چاہیے ہوں گی, اینڈ سو فورتھ. آبجیکٹیو کیا ہوگا اس الائنس کا کہ نہیں ہوگا, تو یہ میرا خیال ہے بہت ارلی ہوگا کہنا. البتہ یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان کا اور سعودی عربیہ کا, اٹ از ویری ڈیفینسو ان نیچر, یہ کسی اور کنٹری کے اگینسٹ نہیں ہے. اور ہاں اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک پہ حملہ دوسرے کے اگینسٹ حملہ تصور ہوگا. تو میرے خیال میں یہ دونوں ممالک جو ہیں جب یہ تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے, کیونکہ یہ تو ایک دن میں تو معاہدہ ہوا نہیں, اس پہ پہلے بھی کام ہوتا رہا ہوگا ان دی بیک ڈراپ, اور ابھی یہ سامنے آیا اور آگے بھی اس کے اوپر ایولیوشن ہوگی. مے بی دونوں کنٹریز مل کے ایک آفس اکٹھا بنائیں, اس کی ملٹری اسٹریٹجی نئی بنے گی, اس اسٹریٹجی کی ریسورسنگ ہے وہ ہوگی. تو میرے خیال میں یہ اٹ ول بی ٹو ارلی ٹو سے کہ نیٹو کی طرز پہ یہ کچھ بنے گا. جہاں تک اسکائی نیوز ہے, آپ نے شروع میں مائیکل کیوگلمین کی بات کی, تو میں وہاں پہ البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ مائیکل کیوگلمین جو ہیں وہ بڑے عرصے سے دیکھتے ہیں ہمارے ریجن کو. میری ان سے کئی دفعہ پرسنل ڈسکشنز ہوئی, میٹنگز ہوئیں, تو ان کا یہ جو ہے بڑا جو پازیٹیو جو تجزیہ ہے اور پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز ہیں, میں اس کے ساتھ ہوں, میں سپورٹ کرتا ہوں کہ پاسبلٹی ضرور ہے پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے تعلقات بہتر ہوں گے. البتہ ایک چیز میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ پاکستان بہت بیلنس کرے گا اپنا جو ریلیشن شپ ہے ود یونائٹڈ اسٹیٹس, بالکل ٹھیک, اور فرینڈز آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس, جس میں ظاہر ہے میں نے ابھی جنرل صاحب میں نے ابھی آپ سے بات کرنی ہے انڈین آرمی کے حوالے سے. انہوں نے ایک نئی ایکسرسائز کو لانچ کرنے کا پلان دیا ہے, وہ میں آپ سے ذرا بات کرتا ہوں. آپ کا شعبہ ہے, حنزہ صاحبہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. آپ محترمہ یہ بتائیں کہ یہ وائی نریندر مودی از ناٹ دیئر؟ اتنے بڑے ہیڈ اسٹیٹس جا رہے ہیں ہر ملک کے, وہاں پہ اتنی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں, مودی جی کہاں چھپ گئے؟ سر وہ میں تو یہی کہوں گی کہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مودی جی نے ایک بڑی سائٹ پک کر لی ہے. انہوں نے جتنا زیادہ چاہا تھا کہ میں
JD वैंस को भी एज दामाद यूज कर लूं, और जितने भी ज्यादा उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी यूएस के साथ, तो पहली दफा ये हुआ है कि वहां पे उनको वो सपोर्ट नहीं मिली, प्लस इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ्स जो चीजें उनके ऊपर लगाई गई हैं वो पेनल्टीज हैं, उसके अलावा वो ऑब्वियसली सीख कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरह ऑल्टरनेट राउट्स की तरफ जाएं। सो यहाँ पे मैं ज़रूर ऐड करूँगी कि देखें इस चीज़ को ये क्लियर कट मैसेजिंग जाती है कि कोई भी पॉलिटिकल ओवरलैप ना हो एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ तो हमने देख ली है कि देखें मोदी की अपीयरेंस ना होना इस समिट पे एक सेंसिटिव इशू है, और ये भी हो सकता था कि वहां पे नोइंग के पिछले कई दफा जो उनको रिजेक्शन मिली है, तो आई थिंक कि पाकिस्तान के साथ एक टाइज रीइटरेट करना, यूएस का अगेन विद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर गोइंग देयर, फिर ऑब्वियसली जो उनकी पार्टिसिपेशन थी ट्रम्प की इन द पीस प्रोसेस, उसके अलावा भी इन टर्म्स ऑफ कि पाकिस्तान को रिलीफ देना इन टर्म्स ऑफ जो ट्रेड टैरिफ्स हैं, फिर स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री डिप्लोमेसी के ऊपर दोबारा से काम करना। सो आई थिंक ये सारी चीजें देखिए मोदी का एक क्लियर कट एजेंडा आपने जेडी वैंस के बारे में बड़ा दिलचस्प तबसरा किया कि मोदी जी ने उन्हें अपना दामाद जी बनाने की बड़ी कोशिश की। आप उनकी जो खातून खाना जो सेकंड लेडी होंगी अमरीकी यानी मनसब के एतबार से, उषा वैंस का जिक्र कर रही हैं। जी बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा देखिए हमने देखा है कि गोदी मीडिया अक्सर इस चीज यानी वो चूंकि इंडियन निजात हैं, भारतीय निजात हैं, इसलिए आपने कहा होगा ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो आपने देखा होगा काफी ये जो जिसको हम कहते हैं गोदी मीडिया, ये बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहा था जब जेडी वैंस वाज मेड वाइस प्रेसिडेंट के जी अब तो हमारे दामाद जी आ गए हैं और अब इंडिया को बड़ी फेवर्स दी जाएंगी। सो इस चीज के ऊपर दे वर क्वाइट प्राउड, लेकिन बिल्कुल इसका उलट हुआ है और एट द एंड ऑफ द डे हमने देख लिया यानी दामाद जी भी काम नहीं आए, दामाद जी भी काम नहीं आ सके, ये आप कह रही हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपके वक्त का। जनरल साहब, सफारतकारी के ऊपर आपसे बात होगी, लेकिन आपका बुनियादी तारुफ तो फ़ौज है, तो उस हवाले से मैंने जो नुक्ता आपके लिए रखा है वो अभी मैं देख रहा था, द हिंदू इंडियन अखबार है, वो कहते हैं जी कि तीनों मुसल्लह अफवाज जो इंडिया की वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक जॉइंट एक्सरसाइज करेंगी जिसे कोल्ड स्टार्ट का नाम दिया गया। यानी ऑपरेशन सिंदूर था पहले, तो उसके बाद अब कोल्ड स्टार्ट के नाम से एक्सरसाइज करें जिसमें ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम का तजुर्बा किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है हिंदू के मुताबिक कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ी एक्सरसाइज है जो मध्य प्रदेश में होने जा रही है। अखबार ये कह रहा है कि इसका मकसद मौजूदा फ़िज़ाई दिफाई सलाहियत की अफादियत का जायज़ा लेना है कि एफिकेसी कितनी है इस जंग में। जो कुछ उनके साथ हो उसके बाद विद इन नो टाइम क्या इंडियन फ़ौज इस काबिल होगी कि एक बड़ी एक्सरसाइज करके अपना एक नया ऑफेंस लॉन्च कर सके? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने जामी साहब। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये जो कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी है इसकी जो बातचीत शुरू हुई थी इंडिया में ये 2008-9 में शुरू हुई थी और इसके ऊपर काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह उन्होंने की, फिर हमने भी एक्सरसाइज की और उसका एक काउंटर बनाया गया और पाकिस्तान ने न्यू वॉर फाइटिंग स्ट्रेटजी बना ली काउंटर करने के लिए कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी को। कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी सिंपली ये है कि पहले ये होता था कि पूरी की पूरी फोर्सेस इकट्ठी होती थी, बॉर्डर्स के पास आके वो कॉन्सेंट्रेट करती थी और उसके बाद वो फिर वॉर शुरू होती थी। तो उन्होंने ये कहा जी हम ये करेंगे कि जो भी हमारे पास तैयार है उसको हम जंग में डालते जाएंगे और उसके बाद उसके लिए उन्होंने फिर इंडिपेंडेंट ब्रिगेड ग्रुप्स बनाए जो कि कंपोनेंट्स जिसमें इन्फेंट्री, आर्मर और एयर डिफेंस और ये सारी चीज़ें थी। अभी ज़ाहिर है उसमें ड्रोन शामिल हो गए, एयर शामिल होगी। तो इसकी काउंटर जो है पाकिस्तान ने ऑलरेडी इसका नुस्खा जो है बहुत पहले से तैयार कर दिया था। इसको हमने वॉर गेम भी किया, एक दफ़ा नहीं 3-4 वॉर गेम्स इसके ऊपर हुई, फिर इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी इज़ रेडी टू काउंटर एनी स्ट्रेटजी, कोल्ड स्टार्ट हो या हॉट हो। नंबर 1। नंबर 2 जो आपने क्वेश्चन किया कि इतना एक्सपेंस तो वो कर सकते हैं, सारी फौजों को इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद क्या होगा, वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि अक्टूबर में जब वो इकट्ठे होते हैं और अगर उनकी जो पोस्चरिंग है और उनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो ऐसी हो जाती हैं जो पाकिस्तान के लिए थ्रेटनिंग हो जाए, तो पाकिस्तान भी शायद, ये मैं अभी सही
अभी से नहीं कह सकता, बट एक पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान भी मोबिलाइज करेगा और पाकिस्तान भी अपनी जगहों पे एयर बेसिस को, नेवी को, आर्मी को मोबिलाइज करके अपनी अपनी जगहों पे पोजीशन भी करेगा। बट हैविंग सेड दिस, मेरे ख्याल में ये सारी की सारी जो है एम्बैरेसमेंट को काउंटर करने की तैयारी है। एम्बैरेसमेंट को काउंटर, मैं लास्ट अगर कुछ पॉइंट एक दो कहता हूँ, अगर आपके पास टाइम हो। जी जी, इंडिया को अपना बिहेवियर रिकंसिडर करना पड़ेगा आफ्टर पाकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, ठीक, जिसकी हमने वजाहत कर दी कि आप भी फरमा रहे थे, मैं भी कह रहा हूँ जी, कि वो एक पे हमला दूसरे पे हमला तस्वर होगा। इंडिया के और सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट इंटरट्वाइन है बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक, वहाँ पे डायस्पोरा भी है, सारा कुछ है। तो इंडिया विल हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी एडवेंचरस स्टेप टुवर्ड्स पाकिस्तान कि ये अभी सऊदीया पे भी हमला तस्वर होगा, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ख्याल है कि अभी मोदी साहब को और उनकी सारी टीम को इंडियन बिहेवियर जो है ना, उसको अभी टुवर्ड्स पाकिस्तान और खित्ते में चेंज करने के लिए सोचना होगा। बिल्कुल ठीक। जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा आपने बात की। ये एम्बैरेसमेंट छुपाने की एक एफर्ट हो सकती है, और हमारा तबसरा हमेशा से ये है कि लोकल ऑडियंस को प्लीज़ करना है मुसलसल। मोदी ने आगे बिहार के इलेक्शन भी, कल प्रोग्राम में उस पर मैं तफसील से बात कर चुका हूँ। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो जो मुल्की मईशत है, फिर FBR के साथ जुड़ी जो शिकायत हैं, उसके ऊपर भी बात करनी है। मेरे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने देखा कि हमने पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल हॉराइजन के ऊपर जो सिफारतकारी में परवान है, उसका हमने जिक्र किया, उस प्रवास का, कि माशाल्लाह शानदार तरीके से जारी है। कल शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं, बहुत खुश आइंदा, और मोदी इज़ मिसिंग फ्रॉम देयर उस सारी सूरत हाल से। पाकिस्तान के लिए बड़े खुश आइंद ये मामलात हैं कि हम अगर इंटरनेशनली रिकगनाइज हो रहे हैं, इंटरनेशनली हमारी अहमियत उजागर हो रही है, तो बहुत खुश आइंद है। वैसे तो पाकिस्तानी में ये बात कहूँगा, लेकिन साथ हमें अंदरूनी खाना मामलात के ऊपर भी तवज्जो देनी है, क्योंकि आज ही मैं देख रहा था कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि जो इकॉनमी का मॉडल है मेरे मुल्क का, वो दुरुस्त नहीं है। वो कहते हैं कि अदम मसावात जो है वो फैलती जा रही है, उसका तासुर लिया जा रहा है, नौजवान बेरोज़गार हैं, तो ये मॉडल जो जिस तरीके से इकॉनमी चलाई जा रही है दुरुस्त नहीं है इतनी बड़ी आबादी के लिए। इसी रिपोर्ट के साथ जुड़ी हुई एक और रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि शरह गुर्बत में भी मज़ीद इजाफा हो रहा है इसी वजह से। ये सारी बातें अधूरी नहीं हैं, ये मुकम्मल तब होती हैं जब वो इदारे जो इकॉनमी को देखते हैं, बिज़नेस को देखते हैं, ताजरों को देखते हैं, उनकी इस्लाहात भी ज़ेर बहस आएँ। उस सिलसिले में कहा इदारा FBR है, इसकी भी जो पॉलिसीज़ रही हैं और बिलखुसूस इन दिनों जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा जो ताजर बरादरी है वो अदम इत्मीनान का इजहार करती है, गिला शिकवा करती है, शिकायत का बार लगाती है। मसलन अब जो FBR के ऊपर मामला हो रहा है कि गैर मुस्तहकम है इनकी पॉलिसी, स्ट्रेटजी क्या है इनकी टैक्स कलेक्शन की, अहदाफ पूरे करने के लिए जब चाहा जिसको चाहा उठा लिया। अब इसकी वजह से कभी ज्वेलर्स के कामकाज पे भी छापे पड़े, कभी होल सेल्स करने वाले जो हैं उनके ऊपर क्रैक डाउन, कभी जो ताजर रहनुमाए मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र से वाबस्ता उनको भी, और इनको गैर मामूली इख्तियारात दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर यानी ये बग़ैर किसी इजाज़त के किसी भी शख्स को कभी भी गिरफ़्तार भी कर सकते हैं। तो इसको लेकर के ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर हैं अजमल बलूच साहब, वो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना है जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब, वो आ चुके हैं। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अबूज़र साहब भी प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू, क्योंकि FPCCI के सदर हैं आतिफ इकराम साहब, इन्होंने जुलाई में एक मुतालबा किया था कि FBR को जो इख्तियारात दिए गए हैं वो मौखर किए जाएँ वरना हम हड़ताल करेंगे। और ये जो ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर अजमल बलूच साहब, इन्होंने कहा था कि 1,25,000 ताजरों की हमायत हमें हासिल है मुल्क भर में, जो कि डिस्टर्ब्ड हैं FBR की पॉलिसीज़ की वजह से, गैर ज़रूरी छापों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ताजर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट और एतमाद मुतज़लज़ल हो रहा है, वो चाहकर भी सरमायाकारी करने से गुरेज़ा रहता है क्योंकि नहीं मालूम कब कौन किसकी पकड़ में आ जाए। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे तो बात करता हूँ तफसीली, लेकिन अजमल बलूच साहब का मौक़िफ़ ले लूँ। बलूच साहब, ये इतनी बड़ी तादाद में अगर आपको ताजरों की हिमायत हासिल है तो FBR से शिकायत हैं क्या? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिकायत तो मुझे 27 साल हो गए हैं, मैं FBR से कर रहा हूँ। अच्छा। आज तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दे सके सिवाय शौकत अजीज के कि उन्होंने सेल्फ असेसमेंट स्कीम दी थी कि आपको FBR नहीं पूछेगा, FBR का कोई बंदा आपकी प्रेमिसेस पे नहीं आएगा, आपने एक मेहरबानी करनी है कि नीचे नहीं जाना है। हमने कहा जी हम हर साल 10% बढ़ाकर टैक्स दे दिया करेंगे जो लोग दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अब जो लोग नेट में नहीं है वो सारा FBR का फेलियर है कि आज तक ये नेट में ला ही नहीं सके लोगों को। बिल्कुल। हमने कुछ अरसा पहले
جو تاجر دو اسکیم آئی تھی ہم نے ان کو ایکسیس دی تھی کہ آئیں لوگوں کو رجسٹرڈ کر لیں، لیکن یہ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. جو جاتے تھے لوگ وہ لوگوں سے پیسے لے کے جیب میں ڈال لیتے تھے. ہم نے شکایت کی کہ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ان کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے ان سے جا کر پیسے لے لیتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں جی تاجر رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہتے. ہم نے ایک سجیشن دی ان کو کہ 1.25 کروڑ سے زیادہ تاجر کمرشلی میٹر ہولڈر ہے. اب کمرشلی میٹر ہولڈر جو تاجر ہے یہ جو سرکاری ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر 10% ایڈوانس انکم ٹیکس ادا کر رہا ہے. یعنی کم سے کم اگر بجلی کا بل کسی بھی تاجر کا 50,000 سے یا 40,000 سے کم آتا ہی نہیں ہے. آج کل کے جو ٹیکس اس ٹوٹل پہ یہ 10% انکم ٹیکس ایڈوانس ادا کرتے ہیں, 18% سیل ٹیکس ادا کرتے ہیں. میں نے کہا ایف بی آر کہتا ہے جی کہ 65 ارب ٹوٹل تاجر ٹیکس دیتے ہیں. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے اس صدی کا. میں کہوں ساری صدیوں کے اتنے جھوٹ ملائیں یہ اتنا نہیں بنتا. کہ میں کہتا ہوں ڈسکوس کے اکاؤنٹ سے یہ جو 10% ایڈوانس انکم ٹیکس ہے یہ رقم جاتی ہے ایف بی آر کے اکاؤنٹ میں. یہ کیوں نہیں بتاتے؟ یہ صرف بتاتے ہیں جو فائلر کا ان کے پاس ٹیکس آتا ہے یہ وہ بتاتے ہیں. او بھائی ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ آپ کے پاس بڑا ٹیکس ہے. یہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ 40,000 جس کا بل ہے وہ 4,000 روپے مہینے کے انکم ٹیکس ایڈوانس ادا کرتا ہے. یعنی 48,000 روپیہ سال, 48,000 روپیہ سال کا وہ ایڈوانس انکم ٹیکس ادا کرتا ہے. باقی ٹیکس سارے چھوڑ دیں. انکم ٹیکس 50,000 کر لیں, ایوریج آپ کر لیں. اس میں لاکھ بھی بل ہوتا ہے, 2 لاکھ بھی بل ہوتا ہے تاجروں کا, 70-80 ہزار ایوریج. میں نے 70,000 فی تاجر کو لگایا تو آپ مجھے بتائیں 1.25 کروڑ کے ساتھ ملٹی پلائی کریں کتنی اماؤنٹ بنتی ہے. انبیلیویبل اماؤنٹ کہتا ہے جی تاجر انبیلیویبل اماؤنٹ ہے. یہ بات بڑی اہم آپ کر رہے ہیں کہ صرف ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کا جو اصولی طریقہ کار ہے اس کا اطلاق صرف تنخواہ دار کے اوپر کر دیا ہوا ہے نا. تنخواہ دار کو اور اس کی گلا گھونٹنا ہے اور اسے پھنسانا ہے. یہ کہتے ہیں جی تنخواہ دار, یہ کہتے ہیں تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دیتا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹر دیں. جو سرکاری طبقہ ہے معذرت کے ساتھ نہ تو اس کو پی آئی اے سے تنخواہ ملتی ہے, نہ ریلوے سے ملتی ہے, نہ اسٹیل مل سے ملتی ہے. کوئی ادارہ ہمارا منافع بخش تو ہے نہیں ہے. تو کدھر سے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. اب ان کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ بھی معذرت کے ساتھ میرے بھائی ناراض نہ ہو, سرکاری ملازم ہمارے دیے ہوئے ٹیکس سے ملتی ہے. پھر جو ان کو مراد ملتی ہیں وہ بھی ہمارے ٹیکس سے ملتی ہے. یہ بات آپ درست کریں. میں ذرا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے بات کر لوں. اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ابوذر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. ایف بی آر کے لیے 2 ارب 21 کروڑ مالیت کی 189 گاڑیاں خریدنے پر تحفظات کا اظہار کیا پلاننگ کمیشن نے. 179 یہ 2 ارب 21 کروڑ مالیت کی گاڑیاں جو ایف بی آر نے خریدنی تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے تحفظ. آپ دیگر کے جو معاملات ہیں, دیگر کے جو کاروبار ہیں اس کے اوپر چھاپے مارتے ہیں, وہاں اس کا بھی لحاظ کیجئے. یہ 2 ارب 21 کروڑ پہ کہاں سے آنا ہے؟ یہ بھی عوام کے ٹیکس سے آنا ہے. ٹیکس نیٹ میں ضرور لائیں لیکن اس طرح سے نہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, یہ تاجروں کی بات تو آپ سن رہے ہیں. یو ہیڈ بین دیئر ایٹ دی ہیلم آف دا فیئر. یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ایف بی آر سے مطمئن نہیں ہو پاتا تاجر, اور کیوں وہ عدم اطمینان کا, عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہے؟ دیکھیں, آئی تھنک بڑی کمپلیکس پرابلم ہے. اور جیسے ابھی یہ بتا رہے تھے کہ پریزیڈنٹ مشرف کے وقت میں جب ہم نے یہ ریفارمز کی تھیں تو سیلف اسیسمنٹ کی اسکیم لے کے آئے تھے اور ایف بی آر کو ایک قسم کا پابند کر دیا تھا کہ وہ ہیرسمنٹ نہیں کریں. لیکن ہیرسمنٹ جو ہے وہ ان بلٹ ہے ایف بی آر سے. جب بھی آپ اس ان بلٹ ہے انلیش کرتے ہیں تو وہ تمام بزنس کمیونٹی بلکہ تمام ٹیکس پیئرز کے اوپر وہ خاصی ہیرسمنٹ کرتے ہیں کیونکہ وہی ان کا طریقہ کار ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی پہلے بات کی ورلڈ بینک کی رپورٹ کی, وہ بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے. وہ جس نے یہ کہا ہے کہ ہماری ساری پالیسیز فیل ہو گئی. وہ کہتے ہیں اکنامک ماڈل ٹھیک نہیں ہے کہ ہماری ساری پالیسیز ٹیکس کے ارد گرد گھومتی رہی ہیں. ہماری کوئی پالیسی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے ارد گرد نہیں آئی. ہم نے انویسٹمنٹ کو انکریج نہیں کیا. ہم نے بیوروکریسی کو بڑے سے بڑا کرتے گئے, اس کا پیٹ پالتے گئے. وہ جتنی بڑی ہوتی گئی اتنے زیادہ ہم ٹیکسز کلیکٹ کرتے رہے. اور ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اکانومی میں کوئی انویسٹ نہیں کر رہا, اکنامک گروتھ نہیں ہو رہی, جابس نہیں بن رہی, اور لوگ جو ہیں ان کو ان امپلائمنٹ پیک پہ 22-23% کی ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آپ کا ایک کرائسس آیا, بیلنس آف پیمنٹ کرائسس, کیونکہ آپ قرضوں کے اوپر بھی
ब्यूरोक्रेसी को पालते रहे, एक तरफ टैक्स दूसरी तरफ कर्जे, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत गलत थी। बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन के साथ तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, बाहर से तो दूर की बात, मुकामी आ ही नहीं सकती। इसमें आपको बिल्कुल टैक्स को पीछे करना पड़ेगा। आपको देखें, अब एक टैक्स देने में अगर इतना मुश्किल हो रहा है, जो इन्वेस्ट करेगा तो उसके इर्द गिर्द जो हैरेसमेंट होती है वो तो बेपनाह होती है ना। उसको तो ये हर किस्म की उसको बताना पड़ता है कि ये पैसा कहाँ से आया और क्यों आया और कब आया, आपने बीवी का जेवर बेचा है या डॉक्टर साहब जरा मेरे साथ रहिएगा। मैं जरा ये अबूजर साहब भी तशरीफ ले हैं स्टूडियो में, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के सदर हैं। अबूजर साहब, आप बता रहे थे अपने तबसरे में कि शक की बुनियाद पे लोगों को पकड़ लिया जाता है। काफ़ी तत्था लेके आया, बंडल लेके आए मामलात का, FBR के मामलात को आपने लिख के रखे हुए हैं। आपकी तो अहम तरीन हलकों से मुलाकातें भी होती रहीं कि एतमाद रिस्टोर किया जाए ताजर का, लेकिन उसके बरक्स कभी फ़लाँ जगह छापा, कभी फ़लाँ को हिरासा किया जा रहा है। और जो अपने डॉक्टर सलमान शाह देखी, उससे पहले अजमल बलूच साहब भी यही शिकवा कर रहे थे। क्या बुनियादी मसला है क्या जो आपको समझ आ रही है और क्या मुतालबा आपका? बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब जो हमारे उस्तादों में से हैं और इकनॉमिक्स को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, मैं डॉक्टर साहब आपके नॉलेज के लिए नाजरीन को बताने के लिए 23 सितंबर को मैंने चेयरमैन FBR को ये एक लेटर लिखा है कि प्लीज़ 40B मेरे पे लगाया जाए। अब आप डॉक्टर सलमान शाह साहब मौजूद हैं प्रोग्राम में, उन्हें पूछे पाकिस्तान की तारीख में मैं पहला बंदा हूं जिसकी कंपनी में मैं खुद कह रहा हूं कि 40B लगाया जाए। 40B क्या है, नाज़रीन को बताएं। 40B का मतलब होता है कि तमाम इनपुट आना और जाना वो FBR कंट्रोल करेगा। ये मैं पाकिस्तान की तारीख में खुद कह रहा हूं कि 40B मेरे पे लगाया जाए, सिर्फ इसलिए ये आप देख लें 40B लगाया जाए। ये सलमान शाह साहब से पूछ लें कि 40B लगवाने का मतलब क्या है। 40B लगाने का मतलब है कि जिस तरह PIA का बुरा हाल हुआ है, जिस तरह स्टील मिल का बेड़ा गर्क हुआ है, जिस तरह रेलवे का बेड़ा गर्क हुआ है, जिस तरह साफ पानी का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह पास्को का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह यूटिलिटी स्टोर का बेड़ा गर्क किया है और बाकी अदारों का बेड़ा गर्क किया है, मैं चाहता हूं कि मेरे अदारे का बेड़ा गर्क FBR अपने हाथ से कर दे। ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जो बयान कर रहे हैं। मैंने ये लेटर पढ़ा है। मैं क्यों कहा है, खौफनाक डिटेल्स हैं इसमें, बहुत खौफनाक। इसलिए मैंने कहा है कि हर साल मेरा ऑडिट होता है। मैंने कहा जी 25 लाख रुपया ये बंदे ने, मैंने उसका नाम लिखा है DC का। जी मैं वो मैंने देखा है, बिल्कुल DC का नाम लिखा है कि ये हर साल जाने वाले को कह देते हैं कि इस घर से पैसे मिलते हैं। जिस तरह पुलिस थानों में नया SHO जाने वाले SHO को बताता है कि भाई इस खाने में यहाँ जुआ होता है, यहाँ फलाना काम होता है, यहाँ से ये भत्था आता है, इस तरह DC जाते हुए कह देते हैं। ये नाजरीन देख लें, ये मैंने खुद 40B कहा है और मैं पाकिस्तान का पहला बंदा हूं जिसने खुद कहा है मेरे पे 40B लगाओ। ये क्यों लगवाई है? हर साल ऑडिट देने से एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन ऑडिट के पैसे नहीं दे सकता। मुझे 55 लाख रुपए साल का फायदा सिर्फ इस बात का होगा कि मेरे 4 चौकीदार चले जाएंगे, मेरे 2 अकाउंट्स के जो फैक्ट्री में बैठते हैं वो बंदे मैं विड्रॉ कर लूंगा, यही कंपनी चलाएं, यही सारा कुछ करें। ये अंदाजा करें कि वो कह रहे हैं कि आए FBR और कंपनी चलाएं आके। मैं सर एक छोटी सी इल्मी है, लेकिन हम साथ कुछ तजावीज़ और इस्लाहात के ऊपर भी बात करेंगे कि कैसे बेहतरी हो सकती है, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है कैसे दूर हो सकता है, शिकायत का हल क्या है। एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ। ये अभी हम प्रोग्राम जब कर रहे हैं तो अबूजर साहब ने मुझे डॉक्यूमेंट दिया, इसमें FBR की जो तनख्वाहों की मद में पिछले बरस जो खर्चा था वो 58 अरब का था। इस बरस जो है 2025-26 के लिए वो 83 अरब है। कितने फीसद इजाफा हो गया? 41। ये 40% इजाफा क्यों किया? 41 क्यों किया गया? सर उनकी सेहत कमज़ोर हो गई है। अच्छा, उनको उस तनख्वाह पे वारा नहीं खाता। जी आपका मुतालबा क्या है? आपकी सर शिकायत क्या है? देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा ना, क्यों तासुर ये जा रहा है कि एज इफ मैं आपको मौका दे रहा हूँ, FBR को मौका नहीं दे रहा। FBR का काम अगर टैक्स कलेक्ट करना नहीं है, टैक्स नेट में नहीं लाना, तो क्या काम है उनका? सर FBR का देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं।
बड़ा टाइम सिंपल, मुख्तसर है थोड़ा सा। बड़ा सिंपल तरीका है। पाकिस्तान में 55 बैंक हैं, उनमें टोटल बैंक के जो अकाउंट होल्डर हैं उनकी तादाद 10,53,00,000 है। इस वक्त एफबीआर में रजिस्टर्ड लोग हैं 98,65,000, जो कि बहुत ज्यादती है। ये एफबीआर के साथ ज्यादती है। इसका हल मैं आपको बताना चाहता हूं। फौरी तौर पे स्टेट बैंक, 55 बैंक, एफबीआर और नादरा बैठ जाएं चारों, अच्छा, और ये 10,53,00,000 लोगों को टैक्स नंबर जारी करें। ठीक, ये मैं नंबर देख लें। हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी पाकिस्तानी हूं। टैक्स हर किसी को देना चाहिए और देना भी है और देना भी चाहते हैं। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं इस मुल्क में जो भीख मांगता है वो भी टैक्स देता है। आपके यहां टैक्स है 18% एक, नॉन रजिस्टर्ड के ऊपर 5%, 23%, उसके बाद 5% होल्डिंग टैक्स, आपका टैक्स 28% हो जाता है। ये उसके बाद प्रॉब्लम ये आता है कि जब आपका टैक्स 8 की जगह 28% होगा तो वो 20% जब ज्यादा आप लगा रहे होते हैं, करप्शन के जराए बढ़ जाते हैं। ओके। शाह साहब, आपको क्या समझ आ रही है? व्हाट इज द सोल्यूशन एंड वे फॉरवर्ड सर? देखिए, ये मैंने जो पहले बात की, नंबर 1 आपको फोकस ये करना है कि हुकूमत का क्या काम। हुकूमत का काम है कि इकोनॉमी को ग्रो करे, हुकूमत का काम है कि लोगों को रोजगार मुहैया करे, हुकूमत का काम है कि खुशहाली लेके आए। हुकूमत का काम ये नहीं है कि वो अपना पेट पालती जाए और लोगों को बर्बादी करती जाए और टैक्स पे टैक्स लगाती जाए। तो सबसे पहला काम जो करने की जरूरत है कि ये हुकूमत का हजूम जो है इसको कम करने की जरूरत है। फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त 50 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज बना के बैठी हुई है, जहाँ पे सिर्फ उसको 15 से 20 मिनिस्ट्रीज की जरूरत है। उतने ही आप अगर 15-20 पे ले आए और 18वीं अमेंडमेंट के मुताबिक आप काम करें, तो ये आप 50 मिनिस्ट्रीज को आधे से ज्यादा फारग कर सकते हैं और बेशुमार पैसा बचा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वो हमें पता है कि वो कभी मुकम्मल ही नहीं होता। उसमें अरबों डॉलर्स, अरबों रुपए लगा दिए जाते हैं। यहाँ वो गलत प्रोजेक्ट्स होते हैं, या उनमें खुर्द-बुर्द होती है, या उनमें वो जैसे मैंने पहले कहा कि मुकम्मल ही नहीं होते, तो कौम को उनका कोई खास फायदा नहीं होता। मसला वही है जो डॉक्टर सलमान शाह साहब ने कहा कि एतमाद देना होगा ताजिर को ताकि वो इन्वेस्टमेंट करे, वरना वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपके सामने है। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।